जी गर्ल्स, ये आपका है एक्सेल। और आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप बच्चों को पहले से एक्सेल आता है? पहले आपने इसमें काम नो किया मैम। हुआ है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक्सेल है, मैथमेटिकल कामों के लिए यूज़ होता है। फंक्शंस, फार्मूलाज लगते हैं, स्टैट्स के सारे फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। साइकोलॉजी सर्विस से रिलेटेड फंक्शंस मौजूद हैं। मैथमेटिक्स के बहुत से फंक्शंस और फार्मूलाज इसमें मौजूद हैं। और इजीली प्लस माइनस करता है। अगर बहुत सारा डाटा हो, आपने उस बहुत सारे डाटा को प्लस करना है, माइनस करना है, आपको मुश्किल होती होगी। लेकिन अगर आप एक्सेल के थ्रू करेंगे तो सिर्फ एक क्लिक पर हज़ारों डाटा जो है वो प्लस माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही तरह का सिस्टम चल रहा है कि सबकी फ़ीस को कैलकुलेट करना है, ईयर 1 की फ़ीस को, ईयर 2 की फ़ीस को, किसी इदारे ने फॉर एग्जाम्पल। बजाय ऐसे कि वो एक एक स्टूडेंट को पकड़ के उसकी फ़ीस को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करे, एक्सेल में एक क्लिक पे सबकी कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं, वो भी एक्सेल में लग जाते हैं। एक्सेल में रोज और कॉलम्स बने होते हैं। जो नंबर ऑफ रोज हैं ये एक्सेल में नॉर्मली 55,000 के करीब होती हैं। ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है। टॉप पे कॉलम्स हैं। कॉलम्स को ABCDEFG से हम प्रोनाउंस करते हैं, क्या कहेंगे, और कॉल करते हैं। अगर आप इसको आगे ले जाएं और आगे चलता जाए तो उसके बाद क्या होता है, जब जेड पे आ जाता है, जेड पे आने के बाद डबल ABACAD, यानी ए के साथ ABC शुरू हो जाएगी, फिर बी के साथ शुरू हो जाएगी। कॉलम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो रोज हैं वो अराउंड 55,000 रोज आप एक शीट में बना सकते हैं। कॉलम्स में हर 256 कॉलम्स होते हैं एक्सेल की एक शीट में। अगर आपकी एक एक्सेल फाइल है, जैसे MS वर्ड में मल्टीपल पेजेस खुल जाते हैं, ऐसे ही एक्सेल में भी एक तो ये फाइल बहुत लंबी होती है, 55,000 रोज और एनफ, लेकिन एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। मैं जो कर्सर मूव कर रही हूँ वो आप सबको नजर आ रहा है, मेरा कर्सर जहाँ जाता है? यस मैम। ठीक है ठीक यस है। नीचे मैम। देखिए, नीचे प्लस का साइन है, तो ये जो मैं प्लस करूंगी ना तो एक और शीट आ जाएगी। अब हम शीट 2 पे हैं। शीट 1 में अगर हम कुछ लिखते हैं तो शीट 2 पे वो नहीं है, तो शीट 2 क्या है? शीट 2 एक और शीट है। मैं इसको प्लस करती जाऊंगी, नई शीट्स खुलती जाएंगी और ये सब एक ही फाइल नेम से सेव होगा। तो एक्सेल में काफी मैम ज्यादा एक दफा फिर गुंजाइश है। बता दें। नीचे इसके प्लस का साइन बना हुआ है और शीट 1 लिखा होगा, उसके साथ प्लस का साइन बना हुआ है। अगर आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो एक और शीट आ जाएगी। अगर आप शीट 3 आ गई, बस इस प्लस के साइन को आपने क्रिएट करना है। हर शीट में अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम एक ही, मतलब मल्टीपल शीट्स में मल्टीपल काम हो सकते हैं। तो एक ही एक्सेल में आप कई शीट्स खोल सकते हैं। मेरे पास एक्सेल ज़्यादा एडवांस है। जो पुराने एक्सेल्स हैं उनमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 बना होगा, पहले से बना होगा। इससे ज़्यादा शीट्स भी खोलने का तरीका है, बहुत सारी शीट्स खोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, टॉप पे आप देखिए कुछ चीज़ें MS वर्ड की तरह की हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनका यूज़ आप जानते होंगे। जो कुछ हम सेल्स में लिखेंगे, ये देखें, उसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, यहाँ से ये भी आप जानते होंगे। इससे भी साइज बढ़ जाता है, जो कुछ भी हम लिखते हैं उसका साइज बढ़ता जाता है इससे, और इससे छोटा होता जाता है। राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये यहाँ पे मौजूद हैं। एक ही सेल के अंदर टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन और बॉटम अलाइन ये भी मौजूद है। अब ये टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन और बॉटम अलाइन आप सोच रहे होंगे छोटे से सेल के अंदर क्या कर रहा है? इसलिए क्योंकि सेल्स को हम खुला और बड़ा कर सकते हैं। सेल्स को खुला और बड़ा करने का क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रो को खुला और बड़ा करना है, हमने 1 और 2 के दरमियान गैप बढ़ाना है, तो हमने 1 को क्लिक किया। अब 1 और 2 के दरमियान हम कर्सर लेके गए, तो मेरा कर्सर जो है आप देखें इस वक्त प्लस बन गया है। इसने अपनी हालत चेंज कर लिया। वैसे ये एरो था यहाँ पे, लेकिन यहाँ लेके गए तो प्लस बन गया। अब आप इसको पकड़ लें और नीचे ड्रैग कर लें। ये देखिए सेल कितना खुला हो गया है। तो आप सेल में जो कुछ भी लिखेंगे उसको टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन और बॉटम अलाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉलम खुला करना चाहते हैं तो ये कॉलम्स के बिल्कुल दरमियान के सेंटर की जो लाइन है वहां पे आपने कर्सर लेके जाना है। आपका कर्सर प्लस की शेप ले लेगा और उसके बाद आप कॉलम को खुला कर देंगे। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। आप सबको पता होगा कि कंट्रोल Z से अनडू हो जाता है, रिसेंटली की हुई चेंजेस वापस पीछे बैक पे चली जाती हैं। अच्छा बच्चों, हम एक्सेल कैसे कैलकुलेशंस करता है और ढेर सारी कैलकुलेशंस एक ही दफ़ा में कैसे कर देता है, हम वो सीखते हैं। एक्सेल में करने के लिए बहुत सारे काम हैं।
लेकिन आपकी कोर्स आउटलाइन में जो कुछ भी है हम आज वही सब कुछ करेंगे। वैसे इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं मैथ के, और पता नहीं कितने फंक्शंस क्वेश्चंस हैं जो एक्सेल के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक्सेल बिल कैसे बना देता है फ़ौरन से। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गए शॉपिंग पे, हमने कुछ चीज़ें खरीदी, उनकी प्राइस क्या थी, उनकी क्वांटिटी क्या थी, और हमारा टोटल बिल क्या बना। ये एक्सेल बनाएगा हमारा टोटल बिल। हमने क्या आइटम्स खरीदी, हमने डबल रोटी खरीद ली, क्लास और क्या खरीदे और क्या खाना है। आइसक्रीम, चॉकलेट्स। ठीक है, ये कुछ और भी खाना है। मैम बस आती है ये चीजें। ओके, अच्छा ब्रेड की प्राइस क्या होती है, मेरा हाल है 90 ले लेते हैं। ठीक है, हर बेकरी पे डिफरेंट होती है, ग्लासन्स पे और होती है, गोरमे पे और होती है, बनीज की ब्रेड की और प्राइस होती है। कोक, कप केक कितने का होता है, 50 लिख लेते हैं। कोक की बोतल कितने की है, 1.5 लीटर की, 90 रुपए की है कि महंगी है। 130 आई गेस। मैम आप 200 लिखते हैं। 100 की है। 130 आई गेस। चलो 130 की है। एक पैटी कितने का मिलता है, 45 50 का मिलता है। अच्छा, गोरमे का पिज़्ज़ा हम ले आते हैं फॉर एग्जांपल, 300 का पिज़्ज़ा मिलेगा, 300 का स्मॉल एक पिज़्ज़ा। साइज रख लेते हैं, क्या करें, स्मॉल साइज रख लेते हैं तो 300 का ही मिल जाएगा। स्मॉल साइज ठीक है, फॉर एग्जांपल 310 का मिलता है। चॉकलेट कौन सी खानी है, कैडबरी की खानी है, बाउंटी खानी है। मैम डेयरी मिल्क खानी है 120 वाली। डेयरी मिल्क 120 वाली, ठीक है। और आइसक्रीम भी सिंगल सिंगल रखते हैं हम। ठीक है, क्लास में 60 बच्चे हैं तो फॉर एग्जांपल कॉर्नेटो खा लेते हैं। कॉर्नेटो 65 की आती है कि महंगी हो गई है। मैम 65 की आती है। 65 ठीक है। चलें जी, ब्रेड 90। अब फॉर एग्जांपल आप 60 लोग हैं और आप 60 लोगों ने ब्रेड खानी है। तो अगर आप 60 लोगों ने ब्रेड खानी है तो हमें चाहिए होंगी 5 बच्चे एक ब्रेड खा लेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है, 12 ब्रेड्स ले आते हैं। अच्छा, कप केक्स, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं ना एग्जैक्टली। 59। 59 कप केक्स चाहिए हमें। कोक कितनी पूरी आएंगी, 1.5 लीटर कोक्स हैं, 8 कोक्स कर लेते हैं। 2 बस, सर्दियाँ आ गई हैं, 8 कोक्स कर लेते हैं। पैटिस तो पूरे 59 ही होंगे। पिज़्ज़ा कितने लोग खा लेंगे, फॉर एग्जांपल 4 लोग खा लेंगे पिज़्ज़ा, तो 15 पिज़्ज़ा हमें चाहिए। अच्छा, चॉकलेट्स तो सबकी अलग अलग होंगी। बहुत बन जा रहा है। पेट बहुत भर जाना है, चलो थोड़ा फ्रिज में रख लेना। ठीक है, फिर रात को लेट नाइट जागोगे ना, फिर खा लेना, एंजॉय करना।
चॉकलेट्स, सब चॉकलेट खाएंगे? कुछ बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं होती, ऐसा कोई बच्चा है तो बता दे। नो फिर मैं 59 ही लिख रही हूँ, आइसक्रीम भी 59 ही लिख रही हूँ, ठीक है। मैम, ये बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। सब ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। घिया गोश्त खा लेते हैं? नहीं नहीं नो नहीं मैम। आलू बैंगन खा लेते हैं? आलू बैंगन? जी नहीं। मैम। यस मैम, खा लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा चलो, अब हमने टोटल करना है। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एक्सेल काम कैसे करता है, ठीक है। वो और से देखना है टोटल हमने कैसे करना है। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली जो आपकी हेडिंग्स वाली लाइन है ना, उसको मैंने सेलेक्ट किया है माउस से, ठीक है। यहाँ हमें टॉप पे मिल रहा है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल से हम अपने काम को खूबसूरत भी बना सकते हैं और प्रोमिनेंट भी, क्योंकि अगर हम कोई कलर्स नहीं भरेंगे तो ढेर सारा जो काम है ना वो मिक्सअप हमें लगेगा। तो हम सेल स्टाइल से उसको कोई स्टाइल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसको थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है, हमने ग्रे कलर चूज कर लिया। सेल स्टाइल जो दिए हुए हैं बहुत सारे हैं, इसके अलावा हम न्यू सेल स्टाइल में जाके अपने से भी स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं इधर। इधर आके हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। प्राइस और क्वांटिटी आपस में क्या फार्मूला लगेगा? टोटल हमने पता करना है कि टोटल ब्रेड कितनी ली, टोटल कपकेक्स कितने लिए। नहीं सॉरी, हमें मल्टीप्लाई पता नहीं करना है, हाँ हाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल करने के लिए कि अगर 12 ब्रेड हैं और 90 उसकी प्राइस है तो टोटल प्राइस कितनी हुई। तो हम 12 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए सबको पता होगा कीबोर्ड से 8 के ऊपर स्टेरिक का साइन होता है, वो यूज करते हैं, ऐसी बात ही है। अच्छा बच्चों, यस मैम। एक्सेल में ये फॉर्मूला इस तरह लगेगा कि हम कीबोर्ड से सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद हमने क्लिक करना है 90 को। 90 को क्लिक करने से 90 का जो सेल नेम है वो ऑटोमेटिकली टोटल वाली जगह पे लिखा जाएगा। 90 का सेल नेम B2 है, और मैं स्टार्ट में आपको बताना भूल गई कि सेल नेम क्या है। जैसे जहाँ पे आइटम्स लिखा हुआ है कि ये इसका सेल नेम है A1, जो भी सेल नेम होता है वो इधर लेफ्ट पे और इधर फॉर्मूला बार में ऑलरेडी नजर आ रहा होता है। फॉर्मूला बार में अब हमारा जो ब्रेड है ये कहाँ लिखी हुई है, ये देखिए हमें नजर आ रहा है A2। A2 कप केक्स जो है वो A3 में है, कोक जो है वो A4 में है। तो एक सेल नेम होता है। अब मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, मैं जहाँ क्लिक करने लगी हूँ जगह G से नीचे है और 9 के सामने है। तो इसको आप देखें टॉप लेफ्ट पे इसका नाम क्या लिखा गया है, G9। मेरे आने पे वो एकदम से सम बन जाता है G9। तो इस तरह सेल्स के नेम है, और सेल्स के नेम में हमेशा पहले कॉलम नेम आता है और उसके साथ रो का नाम आता है, तो वो आपका सेल नेम होता है। तो आपने जब फॉर्मूला बनाना है तो आपने सेल नेम लिखना है, आपने 90 नहीं लिखना। या तो आप सेल नेम खुद लिख दें B2, ठीक है, कोई मसला नहीं है, या फिर आप सेल नेम खुद लिखने की बजाय उस सेल पे क्लिक कर दें। अगर आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो B2 खुद ब खुद आपके जहां आप फॉर्मूला लिख रहे हैं वहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद आपने कीबोर्ड से बटन प्रेस करना है मल्टीप्लाई का, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं B2 को 12 के साथ। तो 12 का जो है उसका सेल नेम क्या है, C2। तो आप या तो C2 लिखेंगे या फिर आप 12 को प्रेस करेंगे। जब आपने 12 को प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली C2 लिखा गया। अब B2 मल्टीप्लाई बाय C2 लिखा गया है, मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये आंसर देगा। मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, उसने कैलकुलेशन कर दी और बताया कि 90 मल्टीप्लाई बाय 12 1080 है। यहाँ तक बात समझ में आई है? यस मैम। यस मैम। जब आप इसको क्लिक करते हैं, ये ऊपर फॉर्मूला बार है, लंबी सी जो है ना, ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला लिखा आता है। अब इसने तो हमें एंटर करने पे बता दिया है और फॉर्मूला यहाँ से गायब हो गया है, रिजल्ट इसमें सिर्फ लिखा आ रहा है कि 1080 हमारा रिजल्ट है। लेकिन ऊपर फॉर्मूला बार में हमारे पास लिखा आ रहा है कि यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था। हमने इक्वल टू का साइन लिखा था। हमेशा फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखा जाता है। फिर हमने B2 मल्टीप्लाई बाय C2 किया था। उसके बाद हमने सिर्फ एंटर प्रेस किया था तो हमारा आंसर आ गया। जी कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा,
अब हमने बाकी कैलकुलेशंस करनी है। अब हमारे पास तो बाकी कैलकुलेशंस कितनी है, 3 से लेके 8 तक, ये टोटल कुछ 6 कैलकुलेशंस है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हज़ारों कैलकुलेशंस का डाटा हो। तो कैसे कैलकुलेट होगा, एक दफ़ा हमने उसको फॉर्मूला बता देना है, वो फॉर्मूला वो सारे के सारे डाटा के ऊपर अप्लाई कर देगा। राइट साइड से हमने इसको पकड़ना है। देखिए मेरा कर्सर प्लस का साइन इख्तियार कर चुका है और बिल्कुल राइट साइड पे नीचे कोने में है। 1080 जिस सेल के अंदर है उसके राइट बॉटम पे मैं अपना कर्सर लेके गई हूँ। अब मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, इसको पकड़ लेना है और इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। जहाँ तक हमारा डाटा मौजूद है मैंने सिर्फ ड्रैग करना है और ड्रैग करने पे सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर कोक के सामने इसको क्लिक करती हूँ तो आप देखिए ये B2C2 नहीं, ये B4C4 है। ये क्या है, ये B6C6 है। फॉर्मूला उसने खुद ही अप्लाई कर दिया है, सिर्फ ड्रैग करना है। इस चीज़ में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि दरमियान में कोई सेल एम्प्टी ना हो, कोई रो एम्प्टी ना हो, कंटिन्यूस वैल्यूज होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूस वैल्यूज होनी चाहिए तो एक दफ़ा फार्मूला लगाने पे फिर जितनी मर्जी वैल्यूज हो वो सब कैलकुलेट हो जाएंगे, चाहे 55,000 वैल्यूज इसमें लिखी हूँ इस एक्सेल शीट में। बच्चों अब हमारे पास अभी भी टोटल बिल नहीं आया, हमें ये पता चला है कि इन सब की प्राइस क्या बनी है, लेकिन दुकानदार को हमने जो बिल देना है वो तो टोटल हमने अभी बिल देना है और उसमें हमने इन सबको प्लस करना है। हम चाहें तो इक्वल टू का साइन लिख के और D2 से D8 तक प्लस भी कर सकते हैं, तो भी हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ फंक्शंस एक्सेल में बने बनाए हैं जिनके लिए हमें फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉप पे राइट साइड पे मैं देखिए मैंने कहाँ क्लिक किया है, सबको नज़र आ रहा है, इसका नाम है ऑटो सम। मैं इसको खोल रही हूँ। ये कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन ये फंक्शंस यहाँ होम स्क्रीन पर ही आपके पास मौजूद हैं। ऑटो सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। अगर मैं ऑटो सम का फंक्शन यूज़ करती हूँ तो वो सम कर देगा। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और ऑटो सम को क्लिक किया तो उसका सम यहाँ पे आ गया। मैं सेल स्टाइल से इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ इसलिए कि ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि ये हमारा सम था। तो सम करने के लिए क्या करना है, आपने जिन वैल्यूज़ को सम करना है उनको आपने सेलेक्ट करना है और ऑटो सम को क्लिक करना है। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हमारा सम है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं इन वैल्यूज़ के सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे पास लिखी हो। मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा, ये D12 है। D12 जिस सेल में मेरा कर्सर है, जो सेल सिलेक्टेड है, ये D12 है इस वक्त। मैं उसे कहती हूँ कि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ तक चाहिए। अगर ये D12 में है तो ये ऊपर के सारे सेल्स को रेफर कर रहा है कि इन सारे सेल्स में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको चाहिए है D2 डबल कॉलन D11। नहीं, मुझे जो मिनिमम वैल्यू चाहिए है वो चाहिए है D2 से लेके D8 तक। जहाँ आइसक्रीम लिखा हुआ है ना, आइसक्रीम के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वहाँ तक के। इन सारी वैल्यूज़ में से मुझे सबसे सस्ती चीज़ कौन सी पड़ी थी, सबसे सस्ती प्राइस किसकी थी जो मेरा बिल बना उसके अंदर, तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। ये काम आप सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑटो सम में सिलेक्ट करके ऑटो सम को क्लिक किया। आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके भी मेन को क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो सम या मेन या मैक्स के फंक्शन को सिलेक्शन के बगैर यूज़ करेंगे तो इस तरह पूरा आपके सामने फॉर्मूला लिखा आएगा। मैं कहती हूँ D2 से लेके D8 तक। फिर मैंने अपना कर्सर ब्रैकेट से बाहर निकालना है, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है। वो मुझे कह रहा है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये वाली कोक वाली। मैम आपने मिनिमम का फॉर्मूला कैसे लिखा था? मैं अब मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखने लगी हूँ और मैं दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ गई हूँ ऑटो सम पे, मैंने इसको खोला, मैंने मैक्स का फंक्शन लिया, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ, मैक्स का फंक्शन आ गया हमारे पास। एक सेकेंड, पूरा फॉर्मूला नहीं आया, मैं पूरा फॉर्मूला लगाती हूँ। अच्छा नहीं भी आया तो हम लिख लेते हैं।
ये मैक्स है, तो हमने इसको लेना कहाँ से है, ये जो राइट साइड पे टॉप पे ऑटो सम है इसको खोल के हमने यहाँ से फंक्शंस लेने हैं। अब मैक्स को हमने बताना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है, हमें ये जानना है कि हमने जो जो चीज़ें खरीदी उनमें सबसे महंगी चीज़ कौन सी थी। अगर हम D2 से लेके D9 तक सारी वैल्यूज़ को इसमें रख लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो डेफिनेटली जो D9 पे सम है वही आएगी, लेकिन जो D9 पे सम है जिसको हमें ऑरेंज कलर दिया हुआ है, हम ये नहीं चाहते कि ये वैल्यू मैक्स में आए, हम चाहते हैं कि जो इसके अलावा बाकी वैल्यूज़ हैं उनमें हमें पता चले कि सबसे महंगी चीज़ कौन सी थी। तो मैं इसे कहती हूँ D2 डबल कॉलन, ये आपने याद करना है। D2 डबल कॉलन कहाँ तक आएगा आप बताएं। D8 D8, शाबाश। D8 कर्सर को ब्रैकेट से बाहर निकालें और एंटर प्रेस करें। वो कह रहा है सबसे महंगी चीज़ जो थी उसकी प्राइस थी 7080। ये चॉकलेट्स, चॉकलेट्स वाकई बहुत महंगी हैं, ये बिल्कुल सही बात है। 7080 की हमारे पास चॉकलेट्स हैं और 1040 के हमारे पास थी कोक, कोक हमारी सस्ती पड़ी है। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ये बाकी फंक्शंस भी हैं, एवरेज भी आप इससे निकाल सकते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ की एवरेज आ जाएगी। काउंट नंबर्स मतलब ये है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी वो भी आप निकाल सकते हैं। ये हमारा तरीका था फॉर्मूला लगाने का इक्वल टू के ज़रिए, और ये हमारा तरीका था सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सारे फंक्शंस आपने कैलकुलेट करके देखने हैं जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि चलें असाइनमेंट तो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस के लिए जो काम करना है, एक एग्जाम्पल अगर इसकी और हम करें तो क्लास जस्ट गिव मी 2 मिनट्स के मैं कोई एग्जाम्पल सोचूं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं ऑफिस में और उनकी सैलरी की कैलकुलेशन है। टॉप पे सबसे पहले क्या आएंगे, उनके नेम्स, उसके बाद उनकी सैलरी। हम कहते हैं कि उनकी नेट सैलरी कैलकुलेट करो, और नेट सैलरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि सैलरी प्लस बोनस माइनस सबकी सैलरी में रिडक्शन हुई है इस साल, सैलरी प्लस ये फॉर्मूला है, प्लस बोनस माइनस 3000, कह रहे हैं कि नेट सैलरी का ये फॉर्मूला है। तो सैलरी होगी, बोनस होगा, ठीक है, और ये है कॉलम नेट सैलरी का। इसको हम खुला कर लेते हैं, खुला भी कर सकते हैं, और अगर 3-4 सेल्स को मर्ज करना हो जैसे मैंने मर्ज किया है मर्ज एंड सेंटर से, मर्ज एंड सेंटर लिखेंगे तो जो कुछ लिखा होगा वो मर्ज होने के बाद सेंटर में लिखा आएगा। तो मैंने सिर्फ मर्ज सेल्स को क्लिक किया है, जितने सेल्स सिलेक्ट होंगे ऊपर से नीचे तक या राइट टू लेफ्ट वो मर्ज हो जाएंगे। जैसे हम MS वर्ड में टेबल्स पे काम करते हुए मर्ज करते थे ना, मर्ज एंड स्प्लिट। खैर ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने नाम लिखते हैं, असलम की सैलरी है 30,000, हिना की सैलरी है 34,000, जावेद की सैलरी है 65,000 और अकरम की सैलरी है 72,000। बोनस कितना है
इसको मिल रहा है 2000 का बोनस, इसको 1500 का। काम पे डिपेंड करता है कि इसको कैसा बोनस मिलेगा। इसको सिर्फ 1000 रुपये का बोनस मिल रहा है, बहुत सुस्त बंदा है। इसको बोनस मिल रहा है 4500 का। आप सबको पता होगा कि नेट सैलरी का फार्मूला क्या आएगा। क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहता है कि नेट सैलरी का फार्मूला क्या आएगा? चलिए मैं लिखती हूँ। इक्वल टू का साइन, सैलरी प्लस बोनस माइनस 3000 में खुद डालूंगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ में सेम वैल्यू है। अगर ये वैल्यू डिफरेंट होती तो हम इसका कॉलम बना लेते, लेकिन ये सेम वैल्यू है तो हमें इसका कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट होगी असलम की, जिसमें सैलरी प्लस बोनस माइनस 3000 होगा। जितनी मर्जी इक्वेशन आप लंबी कर लें, स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैथ की, स्टैट्स की कोई क्वेश्चन डालना चाहें वो भी डाल के देख सकते हैं। एंटर प्रेस करूँगी तो हमारे पास उसकी सैलरी आ गई। देखिए सही कैलकुलेट किया एक्सेल ने। 3000, 30,000 में 2000 ऐड किया, 32,000 हो गया। उसके बाद 3000 माइनस कर दिया तो वापस 29,000 पे आ गया। क्लास मीटिंग को दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, 7 मिनट रह गए हैं, ठीक है। सब लोग दोबारा वापस आए, हमने एक्सेल में चार्ट्स बनाने सीखने हैं और ज़रूरी काम करने हैं, ठीक है। अब ये इसकी सैलरी आ गई। अब वही काम है कि हमने राइट साइड से पकड़ के हमने ड्रैग कर देना है, तो सारी वैल्यूज खुद ब खुद ही आ जाएंगी। ये देखिए B5 मैम प्लस C5 माइनस 3000। जी बेटा, मैम आपने ड्रैग करने के बाद उसको एंटर किया या कुछ भी नहीं किया? मैंने ड्रैग करने के बाद छोड़ दिया है, लेकिन जो पुराने एक्सेल्स हैं 2003 के, 2007 के, उनमें पता क्या करना होता है, अगर किसी के पास हो तो उनमें आपने इसको मिटा देते हैं। उनमें आपने जो कैलकुलेट कर लिया ना, उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, उसको क्लिक कर देना उस सेल को। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करना है, यानी कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने ड्रैग करना नीचे तक। यहाँ पे तो ड्रैग करने से आ जाता है ना, उनमें नहीं आएगा। फिर आपने Ctrl+V करना है। पुराने एक्सेल्स में आपको Ctrl+C, पहली लाइन में आपने फॉर्मूला लिखा, Ctrl+C किया, सारा ड्रैग किया और फिर Ctrl+V किया। Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज होता है, तो Ctrl+V से आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। जो लेटेस्ट है 2010 और उसके बाद के जो भी वर्जन हैं, उनमें आपने सिर्फ क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये राइट क्लिक करके आपने ड्रैग किया, ड्रैग करके आपने छोड़ दिया, आंसर्स आ जाएंगे। अगर किसी को मुश्किल हो और किसी के आंसर ना आ रहे हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं 1 to 1 उसका ठीक करवा दूँगी। तो ये आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट हो गई है। ये मैं चाह रही थी कि हम फार्मूले की एक और एग्जांपल कर लें। हम उसमें ये भी हमने देखा कि फार्मूला लंबे से लंबा भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आपकी एक्सेल की कैलकुलेशन से रिलेटेड। मैं आपको दिखाती हूँ। हम ये क्लिक कर रही हूँ मैं होम के साथ फार्मूलाज पे। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें फाइनेंशियल, लॉजिकल और पता नहीं कौन कौन से फार्मूलाज हैं। मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन सेपरेट हैं। स्टैट्स पढ़ी है आप लोगों ने? मीन, मीडियन, मोड, एवरेज और स्टैंडर्ड Yes, डेविएशन। ma'am. हाँ, वो मैम सब पढ़ी हुई है। इसमें मौजूद है। यानी कि अगर आपने स्टैट्स का कोई क्वेश्चन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, मोर फंक्शन में मैं स्टैट्स में गई हूँ, यहाँ पे एवरेज है और हर तरह की यहाँ पे चीज़ मौजूद है। मीन, मीडियन, मोड भी आपको मिल जाएगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगी यहाँ पे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और आप वैल्यूज देंगे और वो चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। बच्चों, अब हम सीखने लगे हैं कि एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनाने हैं। एक्सेल में चार्ट्स बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, एक्सेल में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने जाना है चार्ट्स पे। ये चार्ट्स हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स। जो एक्सेल के पुराने वर्जन हैं उनमें नाम लिखा होगा, जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें नाम नहीं लिखा। पिक्चर से आपने पहचानना है। ये जो गोल पिक्चर है इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाती हूँ, देखिए पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है। आप सब ने कभी ना कभी पाई चार्ट बनाया हुआ है या देखा हुआ है? Yes, ma'am. गुड। मैम इसके ऊपर मैं कर्सर ले यस गई, मैम। ठीक है। ये कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, इस तरह से ये हमारे पास लाइन चार्ट है। तो हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं, ठीक है। हम इन चार्ट्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चार्ट बनाना चाहते हैं इस चीज़ का
कि हमारी जो आइटम्स थी और उनकी प्राइस थी उसका आपस में हम चार्ट बनाना चाहते हैं। उसमें होगा क्या चार्ट में कि जिस आइटम की प्राइस सबसे ज़्यादा होगी उसका। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। अच्छा ठीक है। हाँ अब बताएं मेरी आवाज़ सही आ रही है कि अभी भी लो ही है? सही है। नहीं सही आ रही है यहाँ पे तो। आ रही है मैम। अच्छा, अब आइटम्स और प्राइस का हम सबसे पहले चार्ट बनाने लगे। इसमें क्या होगा कि जो भी जिस आइटम की प्राइस ज़्यादा थी उसका अगर हम लाइन चार्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे लाइन सबसे ऊपर जा रही होगी। अगर हम बार चार्ट बना रहे हैं तो उसकी बार सबसे लंबी होगी। ठीक है, चार्ट कैसे बनाना है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, एक दफ़ा फिर मैं दिखाती हूँ। ये मैंने सिलेक्शन की है। सिलेक्शन करते हुए आइटम्स और प्राइस को भी आपने बीच में ले आना है। इसके बाद मैं कहती हूँ मैंने बार चार्ट बनाना है। कोई सा भी बार चार्ट में सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए आपके पास चार्ट आ गया है। जो चीज़ें आपने बाय की थी वो नीचे लिखी हुई हैं और जो चीज़ें आपने उनकी जो प्राइस थी वो इस तरह टॉप पे लिखी हुई है। पिज़्ज़ा सबसे महंगा था, 310 का था, तो ये इसकी प्राइस सबसे ऊपर जा रही है। सबसे नीचे है हमारे पास दो चीज़ें, पैटीज़ और कपकेक्स। पैटीज़ और कपकेक्स हमारे पास दोनों सेम प्राइस पे हैं, 50 पे। एक तो तरीका ये था कि हमने सेलेक्ट कर लिया और चार्ट बना लिया। दूसरा तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट, अब मैं लेती हूँ लाइन चार्ट। हम एक लाइन चार्ट लेते हैं, डबल क्लिक कर लिया। इसके बाद जब आपने क्लिक कर लिया, क्योंकि आपने डाटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ था तो आपके सामने ये प्लेन आया है। ये उसके डिज़ाइंस हैं, आप चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी तजर्बे कर सकते हैं। तो खूबसूरत बनाने के लिए और भी खुल जाता है। आपको राइट साइड पे मिलेगा सिलेक्ट डाटा, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कर्सर है, चार्ट डाटा रेंज, इस पे आपका कर्सर है। ठीक है, यहाँ पे आप रेंज लिख भी सकते हैं जैसे हमने मिनिमम मैक्सिमम और सम के फंक्शंस में की थी, और हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी चार्ट रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कर दिया ओके। हमने उसको बताया कि शीट 3 थी और शीट 3 में हमारे पास A1 से लेके B8 तक का डाटा था। उन्होंने किया क्या हुआ है, उन्होंने A1 के दरमियान में डॉलर साइन डाला हुआ है। A से पहले भी डॉलर साइन है, A के बाद भी डॉलर साइन है। फिर डबल कॉलन के बाद जो B8 है उसमें B से पहले भी डॉलर साइन है, 8 से पहले भी डॉलर साइन है। ये इसका अपना एक तरीका है। तो सिलेक्शन इजी लगती है तो सिलेक्शन कर लें, लिखना सीख सकते हैं तो लिख लें। ओके, जैसे ही हमने ओके किया हमारे पास लाइन चार्ट आ गया। बार चार्ट में बार्स बनी थी, लाइन चार्ट में लाइन बनी है। एक दफ़ा फिर हम नई चीज़ सीखते हैं। तो हम बनाना चाहते हैं पाई चार्ट, और हम पाई चार्ट आइटम्स और प्राइस का नहीं बनाना चाहते, आइटम्स और टोटल का बनाना चाहते हैं। दरमियान की चीज़ें बीच में हम चाहते हैं ना आए। ठीक है, तो हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। लेस देन 1 मिनट रह गया है मीटिंग का, तो मीटिंग को पहले दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, फिर पाई चार्ट बनाएंगे।